Hello students, today I am going to teach you SST. The lesson name is New Kings and Kingdoms. In previous class, I taught you political developments in North India. Under this heading, I taught you about two kings. The first is Gurjar Pratihars and the second is Rajputs. Now I will teach you the third king, which name is the Pals. The Pals Empire was a dynasty that was under the control of the Bihar and Bengal region from 8th to 12th century. पाल साम्राज्य एक महत्वपूर्ण वंश था जो उस समय यानी कि 8वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक बिहार से लेकर बंगाल प्रांत तक जो है उसका आधिपत्य यानी उसका नियंत्रण था। यानी कि कहने का मतलब यह है कि 8वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक पाल साम्राज्य का या फिर पाल वंश का जो आधिपत्य था वो बिहार से लेकर के बंगाल था या फिर बिहार और बंगाल में था। इस वंश के जो प्रथम शासक थे उनका नाम था गोपाल। उसके बाद उनके पुत्र आए धर्मपाल। गोपाल was the first ruler of the Pals, यानी पाल वंश के जो प्रथम शासक थे उनका नाम था गोपाल। उसके बाद उनके पुत्र जो थे धर्मपाल। दोनों लोगों ने मिलकर के अपने राज्य की जो है अपना राज्य को की क्षमता या फिर उसकी शक्ति को बहुत अधिक बढ़ाया। जैसे कि Pals and his son Dharmapal also expanded and strengthened the kingdom, यानी कि पाल और उसके पुत्र धर्मपाल दोनों ने मिलकर के अपने राज्य का विस्तार पूरी ताकत से पूरी क्षमता के साथ किया। धर्मपाल also encouraged trade with South East Asia. धर्मपाल ने अपना दिमाग लगाते हुए अपने उस समय में एशिया के दक्षिण पूर्वी तक अपने व्यापार को बढ़ावा दिया। देवपाल was another powerful ruler of पाल डायनेस्टी। अगर पाल वंश की बात करें तो दूसरा जो सबसे शक्तिशाली राजा उस समय आया वो था देवपाल। There was great prosperity during the reign of the Pal king, जिसके पास उस समय बहुत ज्यादा जो है क्या कहते हैं जो बहुत ज्यादा ही संभ्रांत था या फिर समृद्धशाली था। They were followers of Buddhism, वो बौद्ध को मानते थे। And built stupas and gave money to monasteries in the 12th century, यानी 12वीं शताब्दी में उन्होंने स्तूप बनाए और मोनास्ट्रीज जो बौद्ध भिक्षुओं का मठ होता है या फिर वहाँ जहाँ पर वो रहते हैं या फिर मोनास्ट्रीज ही कह लीजिए, तो फिर उन लोगों ने वहाँ पर काफी अधिक जो है धन यानी कि कहने मतलब दान दिया। The Pals were succeeded by rulers of the same dynasty. जो पाल वंश था वो सेन डायनेस्टी यानी सेन वंश की वजह से जो है काफी ज्यादा शक्तिशाली हुआ। Who ruled until the Muslim defeated them, उसने तब तक शासन किया जब तक कि वो मुस्लिम से पराजित नहीं हो गया। After this king, I will teach you the Chamans. The Chaman dynasty flourished from the 18th to 12th century. चामान वंश जो है जब सामने आया तो वह समय जो था वो 8 से लेकर के 12वीं शताब्दी का था। It was one of the four main Rajput dynasty of that era. उस समय के युग में ये 4 राजपूतों में से एक बहुत ज्यादा ही महत्वपूर्ण थे, यानी चारों में से एक जो सबसे महत्वपूर्ण राजपूत थे वो थे चामान। बाकी जो अदर थे वो प्रतिहार थे, परमार थे, इसके अलावा चालुक्य थे। इसके अलावा इस शासनकाल में यानी चामान के समय में जो सबसे ज्यादा जिस व्यक्ति का यानी जिस राजा का नाम आता है उनका नाम है पृथ्वीराज थर्ड, जिनका शासनकाल 1168 से लेकर 1192 तक चला। उस समय वो जब शासन करते थे तो पृथ्वीराज थर्ड 1168 to 1192 ruled from the twin capitals of Ajmer and Delhi. ये राजा जो थे उनका शासनकाल 1168 से लेकर 1192 तक चला और ये ऐसे राजा थे जिनकी 2 राजधानियां थी और ये उसी 2 राजधानियों के साथ जो है दिल्ली पर इनकी जो 2 राजधानियां थी वो अजमेर और दिल्ली थी और ये वहीं से अपना शासन किया करते थे। पृथ्वीराज के बारे में एक पृथ्वीराज की एक जो है किताब भी छपी थी। The King of Kannauj is a popular his allotment with
Sanyogita, the daughter of Jayachand, the king of Kannauj, is a popular romantic tale in the history of India. This is the subject of Prithviraj Raso, an epic poem by Chandrabadai. कहने का मतलब है पृथ्वीराज थर्ड, उस समय उनका नाम जो था वो जयचंद की बेटी संयोगिता के साथ जोड़ा गया था, जो उस समय कन्नौज के बहुत ज्यादा मतलब जाने माने राजा थे। ये कहानी एक रोमांटिक कहानी थी जो भारतीय इतिहास में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखती है। दिस इज द वन सब्जेक्ट, या एक पृथ्वीराज रासो थी जो एक एपिक थी, यानी एक ग्रंथ थी जिसमें उनके बारे में कविताओं के तहत लिखा गया था, और इसके जो रचयिता थे वो थे चंद्रबरदाई। थैंक यू।